गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड में एम्ब्रियोलॉजी में आज हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसको हम क्या कहेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, या हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस, या युग्मक गैमेट कह सकते हैं हम। ठीक है, गैमेट। तो इनका निर्माण किस प्रकार से होता है? वैसे मैं आपको पराग कणों के बारे में बता चुका हूं, लेकिन पराग कण में मेल गैमेटोफाइट का विकास किस प्रकार से होगा? तो देखिए, पराग कण के विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। सबसे पहले तो पराग कण क्या करेगा, कहां पहुंचेगा? सबसे पहले पराग कण जो भी पराग कण है, जो भी संभावित या हम ये कह सकते हैं कि रिलेटेड संबंधित वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा और वहां पर उसके अंदर विभाजन होगा, जिससे पराग नलिका भी बनेगी और पराग नलिका के साथ साथ दो युग्मकों या तीन युग्मकों का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो पराग कण के विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। पराग कण के विभाजन से दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। कौन कौन सी बनती हैं? पहली कोशिका कौन सी बनेगी? पहली कोशिका बड़ी कायिक कोशिका बनती है। ठीक है, बड़ी कायिक कोशिका, क्लियर। और दूसरी कोशिका बनेगी छोटी जनन कोशिका। ठीक है, छोटी जनन कोशिका। इस प्रकार से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो प्रारंभ में जनन कोशिका इंटाइन से जुड़ी रहती है और बाद में वो कायिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में तैरती हुई दिखाई दे जाती है। किस प्रकार से तैरती है वो हम देखते हैं, हम डायग्राम से देखेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, किस प्रकार से होता है। देखो, ये है पराग कण। ठीक है, और इस पराग कण में इस प्रकार से ये पराग कण है, क्लियर। और ये इसका जर्म पोर है, ये हो गया जर्म पोर, क्लियर। और इस परागकण में एक न्यूक्लियस होता है, ये रहा न्यूक्लियस, और ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसमें विभाजन होगा तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर बढ़ेगा, यानी यहां पर आएगा न्यूक्लियस। ये आ गया न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये इसका जर्म पोर, क्लियर। अब इसमें होगा विभाजन, तो इसमें दो प्रकार के केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। कौन कौन सा देखते हैं। ये हो गया ऊपर, ये छोटा नीचे आ गया, दो केंद्रक बन गए हैं। इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और इसको हम कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। इस तरह से दो केंद्रक इसके अंदर बन जाएंगे, क्लियर। देखिए, जब ये केंद्रक बनते हैं तो यहां देखेंगे हम, ये वाला जो भाग है इसके साथ साथ ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन हो जाता है। तो ये जो जनरेटिव केंद्रक है, ये रहा, ये जनरेटिव केंद्रक है। तो ये इसमें पहले इसकी इंटाइन के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि हम जानते हैं पराग कण में जो भित्ति होती है वो इंटाइन और एक्साइन दो भागों में होती है। तो वो इंटाइन के साथ आप देख सकते हैं जुड़ा रहता है, और ऊपर होता है इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, क्लियर। अब कुछ समय बाद ये जो जनरेटिव कोशिका है, ये यहाँ पर इस तरह से फ्लोटिंग करती हुई दिखाई दे जाती है। किसके कोशिका द्रव्य में? जो ये बड़ी कोशिका है, ये वाली वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ी, ठीक है, लार्ज, और ये है स्मॉल जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फ्लोटिंग करते हुए आपको नजर आ जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा, विभाजन के समय परिवर्तन होते हैं। तो
एक तो केंद्रक कहाँ चला जाएगा, जनन कोशिका की स्थिति को दर्शाता है, और दूसरा कायिक कोशिका की स्थिति को दर्शाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह से वॉक्यूल्स का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर वॉक्यूल बननी शुरू हो जाती है। आगे क्या होता है देखिए, विभाजन के बाद जनन केंद्रक एक अर्धगोलाकार भित्ति द्वारा कायिक कोशिका से अलग हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पहले हम इसको विभाजन इसका साथ ही होगा, यहाँ पर जब ये इससे अलग होगा तो विभाजन जब इसमें होगा तो क्या होगा कि ये इस कायिक कोशिका से अलग हो जाएगा, तो ये अलग से ही आपको दिखाई देगी कोशिका। कुछ समय बाद क्या होगा, जनन कोशिका भित्ति से अलग होकर कायिक कोशिका के केंद्रक की ओर बढ़ती है और चपटी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आगे बढ़ती है किस तरफ, इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरफ बढ़ती है, यहाँ पर आ जाती है चपटी और चपटी हो जाती है ये। ठीक है, इसको हम कहेंगे जनरेटिव सेल, और ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये है वेजिटेटिव सेल। क्लियर। अब आगे क्या है, आगे ये होता है कि यहां पर देखिए ये अब इसके अंदर दो क्या बन जाते हैं, आप देख सकते हैं दो केंद्रक बने हैं, तो ये इसके अंदर दो युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, एक युग्मक ये हो गया, इसको भी इस तरह से दिखाएंगे, तो ये तो कहलाएगा वेजिटेटिव गैमेट। ठीक है, कायिक युग्मक, और ये कहलाएंगे कौन से युग्मक, ये जनन युग्मक कहलाते हैं, या हम इसे मेल कह सकते हैं, मेल गैमेट इस तरह से बनेंगे, तो ये मेल गैमेट्स बन जाते हैं। क्लियर। विभाजन कौन सा होता है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है इस कोशिका में, ये आपको याद रखना है। विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। दोबारा से देखते हैं, परागकण जो है इसमें इंटाइन, एक्साइन, अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें विभाजन की प्रक्रिया के दौरान परागकण में देखिए दो केंद्रक जो है वो पहले ऊपर की ओर जाएगा, फिर उसमें विभाजन होगा जिससे दो केंद्रक बनेंगे। दोनों केंद्रकों में से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस होगा। पहले ये जनरेटिव न्यूक्लियस थोड़े से कोशिका द्रव्य के साथ इस इंटाइन के साथ जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसके अंदर विभाजन होगा समसूत्री, तो ये इस इंटाइन से अलग होकर ऊपर वेजिटेटिव कोशिका में ही तैरता हुआ या तैरती हुई ये कोशिका दिखाई दे जाती है, स्मॉल जनरेटिव सेल। और फिर इसमें देखिए दो युग्मकों का निर्माण होगा, ये बन गए दो मेल गैमेट। इस प्रकार से जो निर्माण है उसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है, आगे के प्रोसेस में जो जर्म पोर है वहां से पराग नलिका का विकास होता है। ये जो पराग नलिका है वो साथ साथ ही यहाँ से बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ से बननी ये शुरू हो जाएगी। क्लियर। इस प्रकार से, और यहाँ पर ये बन जाएगी इस प्रकार से, इतनी बन जाएगी। अब इसमें दो युग्मक जो है मेल गैमेट ये आगे होते हैं, और ये जनरेटिव न्यूक्लियस कहाँ होता है, पीछे होता है। ठीक है, ये मेल गैमेट है और ये कहलाता है वेजिटेटिव गैमेट। इस प्रकार से तीन युग्मक बनते हैं, दो कायिक, एक कायिक युग्मक और दो बनते हैं नर युग्मक। इतनी सारी बातें तो कॉमन है। ठीक है, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी या वेरिएशन किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। ये आपने समझ लिया, अब इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें अलग प्रक्रियाएं भी हैं, पादपों में विविधताएं भी तो होती हैं, और उन विविधताओं को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए ऑर्किडेसी और एस्क्लीपिएडेसी, ऑर्किडेसी व एस्क्लीपिएडेसी, इन दोनों कुलों को जब आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इन दोनों में ही पोलिनियम होता है। क्या होता है, पोलिनियम होता है। पोलिनियम को हम कहते हैं पराग पिंड, क्योंकि परागकण एक साथ संयुक्त संरचना में रहते हैं,
जिसे पॉलिनियम कहते हैं। तो फिर इनमें विभाजन कैसा होगा? तुल्यकालिक विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? तुल्यकालिक विभाजन होगा। ठीक है, तुल्यकालिक विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया था ना। तुल्यकालिक विभाजन किस प्रकार से होता है? तुल्यकालिक विभाजन युगपत विभाजन जो होगा वही होगा युगपत विभाजन। ठीक है, जिसमें टेट्राहेड्रल अवस्था आती है। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिसमें परागकण का सूत्री विभाजन चतुष्क में होता है। ठीक है, कुछ जातियों में परागकण में विभाजन चतुष्क में होता है। ठीक है, चतुष्क में होता है, यानी कि जब वो एक साथ चार जो है एक साथ संयुक्त रहते हैं तो इसी अवस्था में परागकण में, जो हमने अभी डायग्राम के साथ पीछे विधि पढ़ी थी ना मेल गैमेट निर्माण की, तो वो सारी प्रक्रिया परागकण में विभाजन अर्थात ये चतुष्क में ही हो जाता है। सारा प्रोग्राम यहीं पर हो जाता है। ठीक है, तो चारों जो बीजाणु हैं या परागकण हैं उनमें एक ही समय पर विभाजन होता है एक साथ, क्योंकि चतुष्क में होगा तो प्रत्येक में होगा तो तुल्यकालिक ही होगा, यानी कि एक साथ होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार की फैमिली में है? ये होता है क्रैसुलेसी में। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि चतुष्क में ही मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें जो परागकण में विभाजन होते हैं जिससे कायिक और जनन कोशिका बनती है। तो अभी हमने पीछे जो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण पढ़ा था तो उसमें तो हमने देखा था कि एक बड़ी कायिक कोशिका बनी थी और एक छोटी जनन कोशिका बनी थी। परंतु कुछ पादपों में दोनों ही कोशिकाएं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, समान आकार और आकार की होती हैं। जैसे ये परागकण हैं और इसमें विभाजन के बाद इस प्रकार से दो समान कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, ये कहलाती हैं जनरेटिव और ये कहलाती हैं वेजिटेटिव सेल। इस प्रकार का प्रोसेस भी होता है। तो ये किस में होता है? ये होता है कशकुटा में। ठीक है, यानी परागकण में विभाजन से बनने वाली दोनों कोशिकाएं, परागकण में विभाजन से बनने वाली दोनों सेल्स समान आकार की होती हैं। ठीक है, नॉर्मली ये नहीं होता है। यूजुअल कैरेक्टर क्या है इसका? असमान ही है, क्योंकि एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। परंतु कुछ पादपों में परागकण में विभाजन से बनने वाली दोनों कोशिकाएं समान आकार की होती हैं। कौन कौन से है वो पादप? एक तो है कशकुटा रेफ्लेंस यानी कि अमरबेल, और दूसरा पादप है पोडोस्टिमोन। ठीक है, ये दो पादप ऐसे हैं जिनके अंदर कायिक कोशिका और जो जनन कोशिका है वो दोनों ही समान होती हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखते हैं आगे। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें जनन कोशिकाओं में पिगमेंट भी पाए जाते हैं। जनन कोशिकाओं में पिगमेंट, कुछ जातियों में जनन सेल में पिगमेंट होते हैं, यानी कि वर्णक होते हैं। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनके अंदर उनकी जनन कोशिका में पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, कौन सी है ये जाति? वो है आइनोथीरा हुक्राई। आइनोथीरा हुक्राई। ठीक है, इस प्रकार से इस जाति में क्या है? जनन कोशिका में पिगमेंट भी पाए जाते हैं। क्लियर? कुछ जातियां ऐसी हैं, वैसे तो क्या होता है कि विभाजन परागकोश में ही होते हैं, परंतु कुछ जातियों में परागकण में विभाजन, जनन कोशिका में विभाजन परागकोश से मुक्त होने के बाद होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये परागकण की बात नहीं है, जनन कोशिका की बात है, ये आपको याद रखना है। कुछ जातियों में जनन सेल में विभाजन, या पहले हम ये देखते हैं, जनन कोशिका में विभाजन पराग कोश में ही होते हैं। ठीक है,
सामान्यतया, ठीक है, सामान्यतया जनन कोशिका में विभाजन कहाँ होते हैं? परागकोश में ही होते हैं। परंतु कुछ जातियों या कुछ पौधों में जनन सेल में विभाजन कहाँ होता है? परागकोश से मुक्त होने के बाद होता है, ठीक है। परागकण के पराग कोश से मुक्त होने के बाद होता है। यानी कि क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना, परागकोश का स्फुटन होता है, स्टोमियम अलग अलग हो जाती हैं, फिर हवा अंदर जाती है, फिर प्रेशर से बाहर आती है, तो सारे के सारे परागकण भी बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से परागकोश का जब स्फुटन होता है उसके बाद कुछ जातियों में जनन कोशिका में विभाजन होता है। तो ये पादप कौन से हैं? तो इसमें आता है एक तो पोर्टुला का, ठीक है, एक तो ये आता है। दूसरा आता है इसमें होलोप्लेटर इंटीग्रिफोलिया, ठीक है। इस प्रकार से ये दो पादप ऐसे हैं जिनमें जनन कोशिका में विभाजन पराग कण के पराग कोशिका से मुक्त होने के बाद होता है, ठीक है। कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें जनन कोशिका में विभाजन पराग नलिका में होता है, ठीक है। कुछ पादपों में जनन कोशिका में विभाजन कहाँ होता है? पराग नलिका में होता है, ठीक है। यानी इससे भी आगे बढ़ गया है, क्लियर। यानी पहले पराग नलिका बनेगी, फिर उसमें जनन कोशिका या जनन केंद्रक जाएगा, वहां पर उसका समसूत्री विभाजन होगा। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो किसमें पाई जाती है? यूफोर्बिया टेरिसेना में पाई जाती है। यूफोर्बिया टेरिसेना एक तो ये जाति है यूफोर्बिया की। इसके अलावा लीलियम पेंटिसन्स में पाई जाती है और नीमोफिलेमी में भी पाई जाती है, ठीक है। लीलियम पेंटिसन्स में पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन सा पादप है? और है इसमें नीमोफिलेमी। ऐसे पादपों में क्या होता है कि जनन कोशिका में विभाजन कहाँ होता है? पराग नलिका के अंदर होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पादप हैं या कुछ आवर्तबीजी ऐसे हैं जिनमें परागकण में द्विकेंद्र की अवस्था होती है और ऐसे परागकण दीर्घ आयु काल वाले होते हैं और साथ ही साथ ये संवर्धन माध्यम पर अंकुरित भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखिए, हमने मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ लिया और विभाजन कहाँ कहाँ किस प्रकार की अवस्थाओं में होते हैं ये भी देख लिया है। अब आपको याद होना चाहिए कि जो इसमें कायिक कोशिका और जनन कोशिका है उनमें क्या क्या थोड़ा सा अंतर, इसमें कायिक और जनन कोशिका में अंतर देख लेते हैं। तो ये तो है जनन कोशिका और ये है कायिक कोशिका। सबसे पहली बात तो ये कि कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है। कायिक कोशिका में गोलाकार और अनियमित केंद्रक होता है। राइबोसोम, ईआर, प्लास्टिड, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार्च, ग्रेन्यूल, आरएनए, प्रोटीन सारे पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके कोशिका द्रव्य में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, आरएनए, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन और प्लास्टिड केंद्रक सारे होते हैं। जबकि जनन कोशिका में भी जितने इसके अंदर कोशिकांग हैं वही सारे जनन कोशिका में जो है उसके अंदर भी होते हैं, परंतु इसके साथ साथ क्या होती हैं, यहाँ पर जनन कोशिका में अनेक रसधानियाँ भी होती हैं। जनन कोशिका में क्या पाई जाती हैं? अनेक रसधानियाँ भी पाई जाती हैं। और इसमें जो केंद्रक है इसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ सघन होता है, इसमें सघन नहीं होता है, इसमें सघन होता है, ठीक है। और एक अंतर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ जातियों में यहां पर जनन कोशिका में पिगमेंट भी पाए जाते हैं, क्लियर। तो इस प्रकार से
मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन जो कि एबनॉर्मल हैं, एबनॉर्मल यानी असामान्य है। तो देखते हैं, एम्ब्रियो सैक लाइक पोलन ग्रेन, भ्रूण कोश सदृश्य परागकण। ऐसा परागकण भी होता है जो कि भ्रूण कोश जैसा दिखाई देता है। तो पौधे में परागकण कभी कभी आकार में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और 3 उत्तरोत्तर समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बना लेते हैं। ये 8 केंद्रक कोशिकाओं में प्रवर्धित होकर पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश जैसी संरचना भी बना लेते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं, ये परागकण है, इस परागकण में केंद्रक है तो इसमें विभाजन होते हैं। ठीक है, विभाजन से इस प्रकार से 8 केंद्रक बन जाते हैं और इस प्रकार की अवस्था आ जाती है जिसमें कि 3 कोशिका इधर आ जाती है और 3 कोशिका इधर आ जाती है और 2 कोशिका बीच में आ जाती है। तो ये एक प्रकार का एम्ब्रियो सेक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 ही केंद्रक एम्ब्रियो सेक में होते हैं और 8 ही इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, या नॉर्मल इस प्रकार की कंडीशन भी होती है, 4-4 केंद्रक भी इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार पॉलीगोनम भ्रूण कोश जैसी संरचना अगर बन जाए, ऐसी बन जाए संरचना, तो ये है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। जब हम आगे एम्ब्रियो सेक पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट पढ़ेंगे और कौन कौन से प्रकार एम्ब्रियो सेक के हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर सबसे पहला हम पॉलीगोनम ही पढ़ने वाले हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार का एम्ब्रियो सेक होता है जो 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, ये और आप याद रखना। तो इसमें देखिए 3+2+3 की अवस्था है, यानी कि 3 इधर है, 3 इधर है और 2 यहाँ पर, ये दोनों तो मिलकर के एक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, वैसे नॉर्मली यहाँ पर 2 ही लिखते हैं। ठीक है, अगर ये एक ही कोशिका बन जाती है तब कोशिकाएं तो हो जाती है 7 और केंद्रक हो जाते हैं 8। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश जैसी संरचना वाला परागकण भी पाया जाता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं परागकण, ना कि एम्ब्रियो सेक। तो इस प्रकार का एम्ब्रियो सेक जैसा परागकण किसके द्वारा खोजा गया था? ये खोजा गया था नैमेक द्वारा। किसके द्वारा? नैमेक द्वारा खोजा गया था। ठीक है, किसमें खोजा गया? किसमें खोजा गया? हायोसाइंथिस में इसको खोजा गया था। हायोसाइंथिस इसके अंदर खोजा गया और इस प्रकार की घटना को नैमेक फिनोमिनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं? फिनोमिनॉन कहते हैं। नैम्बक परिघटना इसको हम कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक ऐसा है जिसका नाम है स्टोव। स्टोव क्या कहता है? स्टोव ये कहता है कि इन 8 केंद्रकों में से 2 केंद्रक इसी तरह से संयुक्त हो जाते हैं, यानी कि 2 केंद्रक क्या कर लेते हैं? ध्रुवीय केंद्रकों की तरह आपस में संयुक्त हो जाते हैं। तो ये होता है जो हेलियांथस ओरिएंटैलिस है, इसके अंदर इस प्रकार का स्टोव ने अध्ययन किया है। इसके अलावा देखिए, कायिक और जनन कोशिका में विभेदन के बाद इस प्रकार के परागकण में आगे का विकास सामान्य रूप से होता है। यानी कि अगर जब इस प्रकार से 8 तो बन जाएंगी कोशिका, परंतु इनमें से एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका 2 इस तरह से बन जाएगी। फिर आगे का जो विकास है, जिसमें मेल गैमेटोफाइट का विकास होगा, 2 समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक बनेंगे, कायिक युग्मक बनेगा। यहाँ से आगे का प्रोसेस जब विभेदन हो जाएगा कायिक और जनन कोशिका का, तो फिर आगे का जो प्रोसेस है वो नॉर्मल होता है, जो कि अन्य पादपों में होता है। उसी प्रकार से तो स्टोव के अनुसार जो इस प्रकार की कंडीशन है ये क्यों आती है? तो स्टोव क्या कहता है कि एक हार्मोन है जिसका नाम है नेक्रो हार्मोन। ठीक है, इस नेक्रो हार्मोन की वजह से ही इस प्रकार की कंडीशन आती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, ये एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है
नेथानी क्या कहता है? नेथानी ये कहता है कि इस प्रकार का जो एम्ब्रियो सेक लाइक पोलन ग्रेन बनता है वो तापक्रम के प्रभावित होने से बनता है। किसके प्रभावित होने से बनता है? तापक्रम के प्रभावित होने से बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली प्रक्रिया में ये तो मेल गेमेट हमने देख लिया, एम्ब्रियो सेक लाइक देख लिया। अब एक और नॉर्मल एबनॉर्मल जो है वो क्या है? देखिए, पोलन ग्रेन के द्वारा बीजाणुद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट बाय पोलन ग्रेन। ठीक है, परागकण के द्वारा बीजाणुद्भिद का विकास। कभी कभी क्या करते हैं, परागकण स्पोरोफाइट भी बना लेते हैं। ठीक है, तो परागकण द्वारा स्पोरोफाइट का विकास डेटूरा इनोक्सिया में देखा गया है। धतूरे की जाति है धतूरा इनोक्सिया। तो गुहा और माहेश्वरी ने इस प्रकार का अध्ययन किया था। किसने किया था? गुहा व माहेश्वरी ने, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे ये फेमस। इन दोनों ने परागकणों को, किसके परागकणों को? जो धतूरा इनोक्सिया है इसके परागकणों को काइनेटीन, नारियल का दूध, क्या क्या? काइनेटीन। ठीक है, और इसके अलावा नारियल का दूध, जो नारियल के अंदर जो होता है ना भ्रूणपोष। ठीक है, कौन सा भ्रूणपोष होता है नारियल के अंदर? नारियल के अंदर होता है न्यूक्लियर एंडोस्पोर। इसके अलावा देखिए अन्य पदार्थों से बने संवर्धन माध्यम, तो इनका इन्होंने संवर्धन माध्यम तैयार किया। ठीक है, क्लियर। और इस संवर्धन माध्यम पर इसके परागकणों को संवर्धित किया। क्लियर। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, तो परागकणों से परागनलिका और युग्मक बनने की बजाय क्या बन जाते हैं? स्पोरोफाइट बन जाते हैं। स्पोरोफाइट बनने से पहले छोटे छोटे एम्ब्रियोइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एम्ब्रियोइड बनते हैं। एम्ब्रियोइड को हिंदी में कहते हैं भ्रूणाभ। ठीक है, भ्रूणाभ बनने के बाद आगे क्या बना लेते हैं? ये भ्रूणाभ प्लांट लेट बना लेते हैं। प्लांट लेट को पादपक कहते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं? ये सारे हैप्लॉइड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परागकण खुद क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से स्पोरोफाइट का विकास भी पोलन ग्रेन द्वारा कुछ पादपों में अध्ययन किया गया है, गुहा और माहेश्वरी द्वारा। जैसे कि धतूरा इनोक्सिया, इन्होंने क्या किया कि एक संवर्धन माध्यम बनाया जिसके अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन काइनेटीन और नारियल का दूध, इस तरह से और कुछ अन्य पदार्थ थे, उनसे एक संवर्धन माध्यम तैयार किया। फिर धतूरा इनोक्सिया के परागकणों को इस संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाया। तो फिर आगे इसमें विभाजन हुआ। विभाजन से एम्ब्रियो छोटे छोटे क्या बन गए? कोशिकाओं के समूह बन गए, जिसको भ्रूणाभ कहते हैं। तो ये भ्रूणाभ बने। भ्रूणाभ से आगे फिर पादपक का विकास हो गया। पादपक क्या है? एक स्पोरोफाइट है जो कि कैसा है? हैप्लॉइड है। तो इस प्रकार से अगुणित बीजाणुद्भिद का विकास परागकण से हो सकता है। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर, बीजांड की संरचना, कल हम पढ़ेंगे विस्तार से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।